हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, ये जो वीडियो है बिहार एग्जाम्स के टारगेट करके करवाया जा रहा है। इसमें जीके जीएस का प्रश्न, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, मद्य निषेध, बिहार एसएससी और भी जितने बिहार में एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए, तभी आप लोग को पता चलेगा कि इस वीडियो में आप लोग के लिए क्या चीज़ है और कितने चीज़ों का आप लोग का रिवीजन हुआ और क्या क्या सीखने को मिला। क्योंकि इसमें क्वेश्चन प्लस एनालिसिस जो होता है ना, बेस्ट करवाया जाता है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आज हम लोग का है कि बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद की थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किस युद्ध के बाद की थी? पहला है खनवा का युद्ध, दूसरा है पानीपत का प्रथम युद्ध, तीसरा है चंदेरी का युद्ध और ऑप्शन डी है घाघरा का युद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। तो जीतने के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है, ठीक ना। चलिए, बाबर से संबंधित सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो बाबर का पूरा नाम जियाउद्दीन मोहम्मद बाबर था। और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जो जन्म हुआ था 1483 फरगाना में हुआ था, वर्तमान में उज्बेकिस्तान पड़ता है, ठीक ना। 1483 में फरगाना में हुआ था। पिता और वंश, यह पिता की ओर से तैमूर वंश का था और माता की ओर से चंगेज खान से संबंधित था, ठीक ना। पिता की तरफ से तैमूर और माता की तरफ से चंगेज खान के वंशज था। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज है कि 1507 में ये काबुल जीतने के बाद पादशाह की उपाधि धारण किया था। पादशाह की उपाधि धारण कब किया था? तो ये 1507 में काबुल जीतने के बाद। भारत में प्रमुख युद्ध, देखिए इसके द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध हम लोग देखते हैं बाबर द्वारा। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इसने लड़ा था। इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और पहली बार तुगलक तुगलमा पद्धति और तोप खाने का प्रयोग किया था। बाबर ने पहली बार युद्ध में तुगलमा और तोप खाने पद्धति का प्रयोग किया था। तो किसको पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था? तो इब्राहिम लोदी को, ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोदी को हराया था। और ये 1526 में हुआ था, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये खनवा का युद्ध लड़ता है 1527 में। खनवा का युद्ध 1527 में लड़ता है, राणा सांगा को उसमें हराता है और इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। तो जिहाद का नारा किसमें दिया था? तो खनवा के युद्ध में, और गाजी की उपाधि इसी युद्ध के बाद धारण की थी। तो ध्यान रखिएगा, 1527 में खनवा का युद्ध लड़ा था। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा था और इसमें मेदिनी राय को हराया था। मेदिनी राय को किसमें हराया था? चंदेरी के युद्ध में। घाघरा के युद्ध 1529 में लड़ा था और इसमें अफगानों को हराया था, जिसके तरफ से मोहम्मद लोदी नेतृत्व कर रहा था, मोहम्मद लोदी। उसके बाद यह जल और थल दोनों पर लड़ा गया पहला युद्ध था। घाघरा युद्ध जो था ये जल और थल दोनों पर लड़ा गया पहला युद्ध था। ध्यान रखिएगा, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आत्मकथा, देखिए बाबर का जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजु के बाबरी या फिर बाबरनामा। तुजु के बाबरी या बाबरनामा। मेनली इसका पूछ लेता है कि ये किस भाषा में लिखा गया, तो ध्यान रखिएगा तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में लिखा गया। अकबर के समय अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। तो बाबरनामा को फारसी में अनुवाद कौन किया था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, ध्यान रखिएगा। उदारता, काबुल के निवासियों को चांदी के सिक्के बांटने के कारण इसे कलंदर कहा गया। तो काबुल के निवासियों को ये चांदी के सिक्के बंटवाया था, जिस कारण इसे कलंदर कहा गया था। इसकी मृत्यु 1530 में आगरा में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो 1530 में आगरा में हुआ था। मकबरा, इसका मकबरा की बात करें तो पहले आगरा में आराम बाग में था और बाद में इसकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया। मतलब कि इसका इच्छा था कि इसको काबुल में दफनाया जाए, लेकिन इसको आगरा में ही सबसे पहले दफनाया गया था, आराम बाग में। उसके बाद काबुल में दफनाया जाता है। इसने मुबई मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किया था। मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास भी किया था। इस चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नमक सत्याग्रह, जिसे जिसे कि दांडी मार्च कहा जाता है, किस वर्ष शुरू किया गया था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? 1920, 1942, 1930 या फिर 1919 से?
तो ध्यान रखिएगा, नमक सत्याग्रह जो शुरू हुआ था ये 1930 में शुरू हुआ था। 1930 में, ध्यान रखिएगा 1930 में। अब आइए इधर, हम लोग दांडी मार्च से संबंधित सारी चीजों को देख लेते हैं। देखिए समय 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन का ये यात्रा था। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक जो टोटल 24 दिन का यह यात्रा था। उद्देश्य नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना। ये इसमें गांधी जी का क्या उद्देश्य था? तो नमक कानून को तोड़कर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत करना था। स्थान साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक, ये जो यात्रा किया गया था साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक, और दूरी टोटल 441 किलोमीटर 441 मील की दूरी तय किया गया था इस यात्रा में, और लगभग 385 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा किलोमीटर में पूछ लेगा तो 385 हो जाएगा। अनुयायी शुरुआत में 78 स्वयं सेवक गांधी जी के साथ थे, ठीक ना। शुरुआत में कितने? 78। इसके बाद वायसराय से पूछेगा, उस समय जो वायसराय था इरविन था, ठीक ना। ये दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इरविन था, ध्यान रखिएगा इरविन। अब देखिए वेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार धरसाना सत्याग्रह का जिसने धरसाना सत्याग्रह का वर्णन किया। जो वेब मिलर था ये जो सत्याग्रह था इसको अपने यह एक पत्रकार था, तो ये इस घटना को क्या करता है कि वर्णन करता है। सरोजनी नायडू धरसाना नमक कारखाना विरोध का नेतृत्व की। धरसाना नमक कारखाना विरोध का नेतृत्व कौन की? तो सरोजनी नायडू। सी राजगोपालचारी, इन्होंने तमिलनाडु में वेदारण्यम मार्च का नेतृत्व किया। तो इसमें क्या था कि जगह जगह से लोग अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे, तो अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि तमिलनाडु में इसे वेदारण्यम मार्च का कहा गया। उसके बाद धरसाना जो नमक कारखाना था उसका विरोध कौन किया था? तो सरोजनी नायडू ने किया था। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ और आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन यानी कि गांधी और जो इरविन वायसराय था उनके बीच समझौता होता है और इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। 5 मार्च 1931 को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। उन्हें यह उपलब्धि कब प्राप्त की? तो जो भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो बताना है कि वे ये उपलब्धि कब प्राप्त की थी? 1863, 1890, 1858, 1872। तो ध्यान रखिएगा ये 1863 में ये भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुए थे, 1863 में। अब देखिए इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यह भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे और इन्होंने 1863 में इंग्लैंड में आयोजित परीक्षा पास की और 1864 में उनकी नियुक्ति हो गया। ध्यान रखिएगा ये 1863 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। जो आईसीएस का परीक्षा हुआ था ये इंग्लैंड में आयोजित हुआ था और इसमें पास करके ये 1864 में नियुक्त हो जाते हैं। उसके बाद वे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई और देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे? बड़े भाई थे और देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। लेखन और योग्यता, वे एक कुशल लेखक और संगीतकार भी थे। यह क्या थे? तो एक कुशल लेखक भी थे और संगीतकार भी थे। उन्होंने प्रसिद्ध बंगाली गीत मिले सब भारत संताना की रचना की थी। कौन सी रचना है इनका? तो मिले सब भारत संताना। योगदान, इन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने और समाज सुधारने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी? 1915, 1905, 1912 या फिर 1995? तो ध्यान रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में, ठीक है ना, 1905 में। देखिए ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले, और इनके खुद के गुरु एमजी रनाडे थे। तो ध्यान रखिएगा जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इनके गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे थे। एमजी रनाडे संस्था
1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना करते हैं। कब? तो 1905 में, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस अध्यक्ष 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक ना। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। विचारधारा, ये कांग्रेस के उदारवादी दल के प्रमुख नेता थे। ये कांग्रेस के उदारवादी दल के प्रमुख नेता थे। पत्रिका, इन्होंने हितवाद समाचार पत्र शुरू किया और सुधारक का संपादन किया। हितवाद समाचार पत्र का शुरुआत किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और सुधारक का भी संपादन किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था। इन्हें भारत का हीरा कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, 17 या फिर अनुच्छेद 18? तो आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 17 के तहत क्या होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अब देखिए हम लोग जैसे कि अनुच्छेद 17 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो जो कुछ मौलिक अधिकार के इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उन लोगों को हम लोग देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि अनुच्छेद 13, यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे शून्य माना जाएगा। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 इसमें समानता के अधिकार है, ठीक ना। कुल आप सभी को पता होगा अभी वर्तमान में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है, पहले 7 हुआ करता था, जिसमें कि जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे विधि का अधिकार बना दिया गया था। तो अभी 6 ही मौलिक अधिकार है, जिसमें से कि समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। देखिए 15 में क्या है? तो जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? तो उपाधियों का अंत, जैसे सर, राय बहादुर, पहले जो उपाधियां मिलता था तो उन सभी का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 18 के तहत। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 18। अब देखिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। बोलने की, सभा करने की, घूमने की, बसने की और व्यापार करने की। ये इसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 में। उसके बाद अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी इसी का हिस्सा है। राइट टू प्राइवेसी इसी का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 21 के ए है, और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया था। अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि बाल श्रम और मानव तस्करी पर रोक, ये अनुच्छेद 23-24 में है। उसके बाद अनुच्छेद 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक में क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 32 इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे क्या कहा है? तो संविधान की आत्मा कहा है। अब देखिए मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, और इसे भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप सभी को पता ही होगा भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये वाद युग है, यानी कि इसका उल्लंघन करने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 या हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। यानी कि यह क्या है कि कोर्ट में वाद योग है। आप अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो पहले 21 वर्ष था उसको घटाकर क्या कर दिया गया? तो 18 वर्ष कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा ये 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन द्वारा ही ये चीज किया गया था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग
पूछ के सभी इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं संशोधन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था, आप सभी को पता होगा, और इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक ना, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक ना। पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, और इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार के लिए संबंधित है। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन ये 1956 में हुआ था, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। और ए और बी पहले जो भारत के राज्य थे ए बी सी डी श्रेणी में विभाजित थे, और उसके बाद क्या हुआ कि 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है, और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, और इसे ये जो होता है 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। क्या क्या? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि भाग 4 के ए में जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51 के ए में। ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य किसमें है? तो भाग 4 के ए में है और अनुच्छेद 51 के ए में है। उसके बाद देखिए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार 300 के ए बनाया गया। देखिए जो पहले मैंने आप लोगों को बताया कि 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें 7वां जो था संपत्ति का अधिकार था, तो उसी को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया जाता है, और इसे 300 के ए में जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। इसे 300 के ए में जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें आंतरिक अशांति की जगह पर क्या जोड़ा गया? तो सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, और ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक ना। इसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये 1985 में। 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989। इसी के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत मिला था? 73वां संविधान संशोधन द्वारा, और इसमें इसे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसके तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक ना। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। किस संशोधन के तहत? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 होता है, और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, और अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। मतलब कि जो शिक्षा है बच्चों के लिए, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाता है, इसको संविधान के मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया था? तो ये 6 से 14 वर्ष के जो अनिवार्य शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार बनाया गया था, यानी कि ये जनता का अधिकार है कि उसे 6 से 14 वर्ष के जो उसके बच्चे हैं उसको शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, और आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस जो होते हैं को 10% का आरक्षण की व्यवस्था किया गया था 103वां संविधान संशोधन द्वारा। 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन इसी के तहत जीएसटी लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन, लोकसभा विधानसभा में SC ST आरक्षण 10 साल बढ़ाना और एंग्लो इंडिया को कोटे का अंत। देखिए 104वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? तो SC ST के आरक्षण 10 साल तक, यानी कि पहले 2020 तक था, उसको बढ़ाकर 2030 कर दिया गया, और एंग्लो इंडिया के कोटे को अंत कर दिया गया। आप सभी को पता होगा कि एंग्लो इंडिया के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती थी, जिसको कि 104वां संविधान संशोधन द्वारा अंत कर दिया गया। अब देखिए 106वां संविधान संशोधन जो कि 2023 में हुआ था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण। देखिए 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित है, और इसके लिए इसको क्या कहा गया? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम।
106वां संविधान संशोधन को क्या कहा गया? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। चलिए, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी सारी चीजें आप लोगों का मैं क्लियर करवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी है जीबी के राव, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता और ऑप्शन डी है एल एम सिंघवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। सही आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता। ध्यान रखिएगा, सही आंसर बलवंत राय मेहता हो जाएगा। अब देखिए पंचायती राज से संबंधित हम लोग समिति को देख लेते हैं। जैसे देखिए बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में होता है और इन्होंने ही भारत में त्रिस्तरीय, भारत में क्या है कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें कि ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफारिश की थी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक ना। शुरुआत स्वतंत्र भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी समिति का गठन 1986 में होता है और इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो एल एम सिंघवी समिति क्या की थी? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी और इसका गठन जो हुआ था 1986 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला और 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 किस लिए हुआ था? तो इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये पंचायत राज से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग हमें रिवीजन करवा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, सरयू, यमुना या फिर गोमती? तो ध्यान रखिएगा, अयोध्या जो शहर है ये सरयू नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे है। अब देखिए गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे प्रयागराज, संगम, वाराणसी, कानपुर, पटना, हरिद्वार और ऋषिकेश। गंगा नदी के तट पर कौन कौन है? तो प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना, हरिद्वार, ऋषिकेश। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना, हरिद्वार, ऋषिकेश। देखिए यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा ये यमुना नदी के किनारे है। सरयू नदी, सरयू नदी के किनारे अयोध्या, सरयू नदी के किनारे अयोध्या। हुगली नदी के किनारे कोलकाता, हुगली नदी के किनारे कोलकाता, हुगली नदी के किनारे कोलकाता। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर और भरूच, जबलपुर और भरूच। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर और भरूच। ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती नदी के तट पर कौन है? सूरत है, ताप्ती नदी के तट पर सूरत है। मूसी नदी, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद है, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद है। उसके बाद है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के तट पर नासिक और राजमुंदरी है। गोदावरी नदी के तट पर नासिक और राजमुंदरी है, गोदावरी नदी के तट पर नासिक और राजमुंदरी। कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा है, कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा है। कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम है। कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम है। मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ है, मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ है। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ है, अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ है। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर है, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ है। शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर क्या है? तो उज्जैन है। उसके बाद महानदी के तट पर कटक और संबलपुर है, महानदी के तट पर कटक और संबलपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आने की दर को क्या कहते हैं? जब पर्वत में हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, ठीक ना। तो उस कमी के दर को हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य ह्रास दर, तापीय विलोमता, संवहन दर या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है सामान्य ह्रास दर, सामान्य ह्रास दर इसको कहा जाता है। अब देखिए दर, दर जो होता है ये क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सी कम होता है और या प्रति 1 किलोमीटर पर लगभग 6.5 डिग्री सी कमी आती है।
तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो क्षोभ मंडल में जैसे ही आप लोग ऊपर जाइएगा तो 165 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई से ऊपर जाने पर 1 डिग्री C क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है, और 1 किलोमीटर पर लगभग 6.5 डिग्री C की कमी आ जाती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तापीय विलोमता, तापीय विलोमता क्या है, तो यह सामान्य स्थिति के विपरीत है, जहां ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। कारण, ऊंचाई पर हवा कम घनी होती है और उष्मा उष्मा को नीचे की सघन हवा की तुलना में कम रोक पाती है। तो देखिए जो तापीय विलोमता है ये क्या होता है कि अपोजिट होता है, इसमें ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटने की जगह बढ़ने लगता है, ठीक ना, ये घटने के बजाय बढ़ने लगता है। कारण क्या है, तो ऊंचाई पर हवा कम घनी है और उष्मा को नीचे की सघन हवा की तुलना में कम रोक पाती है, तो इस वजह से ये क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ती है। देखिए नेक्स्ट है, पहाड़ों में ऊंचाई के अनुसार अलग अलग जलवायु क्षेत्र। अब देखिए पहाड़ के जो क्षेत्र है, तो पहाड़ के निचले भाग को उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। देखिए जो पहाड़ के निचला भाग है उसको क्या कहा जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, बिहार एग्जाम्स के लिए तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिए। अब देखिए मध्य भाग, मध्य भाग को शीतोष्ण, मध्य भाग में क्या है कि शीतोष्ण जलवायु है, जहां देवदार और ओके जैसे वर्ण मिलते हैं। तो मध्य भाग में देवदार और ओक जैसे वर्ण मिलते हैं और यहाँ के जलवायु जो है शीतोष्ण है। उसके बाद उच्च शिखर, उच्च शिखर पर अल्पाइन या टुंड्रा जैसी शीतल जलवायु है। अल्पाइन या टुंड्रा जैसी शीतल जलवायु कहाँ है, तो पहाड़ के जो है शिखर पर है, जहाँ साल भर बर्फ जमी रह सकती है। यहाँ पर क्या होता है कि सालों भर बर्फ जमी रह सकती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि इंडियन मैप के अनुसार भारत की भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। बताना है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी या केप कैमोरिन, इंदिरा पॉइंट या किबिथु। तो देखिए यहाँ पर भूमि बोल रहा है, तो भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है भारत का कन्याकुमारी है, ठीक ना, कन्याकुमारी। और देखिए ऐसे पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक ना। ये जो है ये अंडमान निकोबार में है, ठीक ना, लेकिन भारतीय भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये कन्याकुमारी है, जिसे केप कैमोरिन भी कहा जाता है। अब देखिए भारत की स्थिति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भारत जो है कि पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, आप सभी को पता होगा। भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8.8 डिग्री 4 क्या बोलता है इसको 4 मिनट नॉर्थ है, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, ठीक ना। अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8, 4 और 37, 6। देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो 68, 7 और 97, 25 ईस्ट हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट से ईस्ट हो जाएगा, ठीक ना। और अक्षांशीय जो है ये नॉर्थ से नॉर्थ है। अब देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है, भारत है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। अब देखिए अभी और भी बहुत चीजें हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, जो कि मिर्जापुर से होकर गुजरती है। GMT से 5 घंटे, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय टाइमलाइन है उससे 5.5 घंटा आगे है भारत का क्या है कि ये मानक समय भारत का अंतरराष्ट्रीय टाइम जोन से 5.5 घंटा आगे है, ठीक ना। स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। पूछेगा स्थलीय सीमा कितना है, तो लगभग 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा कितना है, तो 7516 किलोमीटर है। तटीय सीमा कितना है, तो 7516 किलोमीटर है द्वीप सहित। और सबसे लंबी तट रेखा जो है गुजरात का है। सबसे लंबी तट रेखा किसका है, गुजरात का है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल। अब देखिए भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। भारत जो है कि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है।
और उसके बाद देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन? तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सभी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है भारत के। उत्तरी बिंदु देखिए कौन है? इंदिरा कोल है, लद्दाख में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख, इधर इंदिरा कोल। दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि के कन्याकुमारी, भूमि का कन्याकुमारी हो जाएगा। उसके बाद दक्षिणी बिंदु संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु कौन हो जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है, जैसा मैंने बताया भी है। पूर्वी बिंदु कौन है? किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुवाहाटी गुजरात में है। पश्चिमी बिंदु गुवाहाटी गुजरात में है। पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई अर्थव्यवस्था में वस्तु का कीमत बढ़ रहा है लेकिन मुद्रा का कम हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन या फिर रिसेशन? देखिए इसको कहा जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। इसी ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति कहा जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब देखिए इन्फ्लेशन क्या है, जिसे मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। इसे हम बोलचाल में महंगाई कहते हैं और इसके दो मुख्य लक्षण हैं। तो इसे महंगाई या मुद्रास्फीति जो भी कह लो। वस्तुओं के दाम बढ़ना, जो सामान्य आप 100 रुपए में खरीदते थे अब उसके लिए 110 रुपए या 120 रुपए देने पड़ते हैं। यानी कि जो वस्तु का भाव है बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर पैसा का वैल्यू कम हो जाता है, उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। देखिए पैसे के वैल्यू गिरना, जब आप जेब में रखे नोट की क्रय शक्ति कम हो जाती है, यानी पैसा वही है लेकिन वह अब कम सामान खरीद पा रहा है, इस प्रकार पैसे की वैल्यू गिरना कहलाता है। ठीक ना? मान लो तुम्हारे पास जो 100 रुपया पड़ा है, तुम पहले 100 रुपया लेकर बाजार जाते थे तो बहुत सामान खरीद के लाते हो, लेकिन अब जो 100 रुपया है कि बहुत कम ही सामान खरीदा पाता है। तो इससे क्या समझे आप कि मुद्रास्फीति है, महंगाई है, जिसमें कि वस्तु का दाम बढ़ गया लेकिन पैसा का दाम घट गया है। अब देखिए डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन क्या है? तो यह इन्फ्लेशन का एकदम उल्टा है। इसमें वस्तुओं की कीमत गिरने लगती है। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन यह अर्थव्यवस्था के लिए बुरा है, क्योंकि इससे उत्पादन गिर जाती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो देखिए डिफ्लेशन क्या होगा? तो इन्फ्लेशन का एकदम उल्टा होता है। इसमें वस्तुओं की कीमत गिरने लगती है और क्या होता है कि ये जो अर्थव्यवस्था के लिए बुरा भी है। ठीक ना? डिफ्लेशन जो है ये अर्थव्यवस्था के लिए बुरा भी है, क्योंकि इसमें उत्पादन गिर जाती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब देखिए स्टैगफ्लेशन क्या है? तो ये सबसे खतरनाक स्थिति है। इसमें महंगाई भी बढ़ती है और साथ में बेरोजगारी भी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रुक जाती है। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो इसमें महंगाई भी बढ़ती है और साथ में बेरोजगारी भी बढ़ती है, जिसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। अब देखिए रिसेशन क्या है? तो जब देश की जीडीपी लगातार 2-3 माही यानी कि 6 महीने तक गिरती रहे तो उसे आर्थिक मंदी कहते हैं। इसमें व्यापार ठप होने लगता है। जब देश की जीडीपी लगातार 2 तिमाहियों यानी कि 6 महीनों तक गिरती रहे तो उसे क्या होता है? आर्थिक मंदी कहते हैं और इसमें व्यापार ठप होने लगता है। तो ये सभी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1901 में, 1913 में, 1969 में, 1954 में? तो बताइए कब दिया जाता है? कब से शुरू हुआ था अर्थव्यवस्था? पहले जब नोबेल प्राइज का स्थापना हुआ था उस टाइम पे क्या होता था कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। ठीक है ना? उसके बाद में 1969 में क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा 1969 से। तो आइए नोबेल पुरस्कार का हम लोग बारे में सभी चीज जान लेते हैं। तो देखिए नोबेल का जो पुरस्कार के संस्थापक है, स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के याद में, ठीक ना, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो है कि डायनामाइट का आविष्कार किए थे। ठीक ना? अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार किए थे। स्थापना और प्रथम वितरण, स्थापना कब हुआ था? तो 1901 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था नोबेल पुरस्कार? तो 1901 में हुआ था। घोषणा और समारोह, हर साल अक्टूबर
में घोषणा होती है और 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि को स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हर साल ये अक्टूबर में नोबेल विजेताओं का नाम घोषित किया जाता है और 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं, यानी कि 10 दिसंबर को ये प्रदान किए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, जो कि इस दिन क्या होता है 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। अब देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार, यह एकमात्र नोबेल है जो ओस्लो यानी कि नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सभी स्वीडन में दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है एकमात्र ऐसा नोबेल पुरस्कार है जिसे ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सभी स्वीडन में दिए जाते हैं, ठीक ना। ये सिर्फ नोबेल जो दिया जाता है नॉर्वे में, बाकी जितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन में दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, भौतिक में, रसायन में, चिकित्सा में, साहित्य में, ठीक ना। बाद में ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा 1968 से। 1968 से, एक सेकेंड, 1900 यहाँ पर क्या था, 69 था ना, वही तो मैं कंफ्यूज हुआ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नोबेल की शुरुआत जो हुआ था अर्थशास्त्र के 1969 में हुआ था, ठीक ना, 1969 में। अब देखिए भारतीय नोबेल विजेता, भारत के जितने भी नोबेल पुरस्कार जीते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो प्रथम भारतीय जो थे ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, और इन्हें शांति के क्षेत्र में 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में गीतांजलि पुरस्कार के लिए दिया गया था। अब देखिए विज्ञान में प्रथम सीवी रमन को भौतिकी के लिए 1930 में दिया गया था, रमन प्रभाव की खोज के लिए, ठीक ना। तो ये जो सीवी रमन थे ये प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें की नोबेल पुरस्कार मिला था, कब, तो 1930 में, रमन प्रभाव के खोज के लिए। प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो मदर टेरेसा, शांति के क्षेत्र में 1979 में मिला था, शांति के क्षेत्र में 1979 में मिला था मदर टेरेसा को। उसके बाद देखिए अरविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला था। अरविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 को मिला था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में 1998 को मिला था। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को मिला था शांति के नोबेल पुरस्कार। 2014 मलाला यूसुफजई के साथ साझा। तो देखिए कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था। अभिजीत बनर्जी ये इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2019 में। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूछेगा कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है जो कि ये क्या है नोबेल पुरस्कार पाए हैं, तो मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष की अवस्था में ही नोबेल पुरस्कार दे दिए मिला था शांति के लिए। 2 बार विजेता मैडम क्यूरी जो है कि नोबेल पुरस्कार 2 बार जीती हैं। और भौतिक के लिए 1903 में मिला था और रसायन के लिए 1911 में मिला था। भौतिक के लिए 1903 में इनको मिला था और रसायन के लिए 1911 में मिला था। एकमात्र महिला जिन्हें 2 अलग अलग विभाजन श्रेणियों में मिला है। ये जो मैडम क्यूरी है ये एकमात्र महिला है जो कि अलग अलग विज्ञान श्रेणी में मिला है। मरणोपरांत 1974 में नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत देना बंद कर दिया गया, यानी कि 1974 के पहले मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1974 के बाद इसे बंद कर दिया गया। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही आप लोग अपना जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।